इसके बाद बीत गया कई दिन। जंगल से डाकुओं का छुपाया हुआ खजाना वापस लाने के बाद गांव के लोग सुख शांति से दिन बिता रहे थे। हाथ में अच्छा खासा पैसा था, फिर भी रमेश रोज काम पर जाता था। इसी बात को लेकर शाम से उसका अक्सर झगड़ा होता था। पिताजी, हमारे पास आप कोई पैसे की तो कमी नहीं है, फिर भी आप क्यों रोज काम करने जाते हो? पैसे की कमी नहीं है तो क्या हुआ? क्या सिर्फ बैठकर दिन कर देंगे? अगर ऐसी ही बैठे रहे तो सब जमा पूंजी खत्म हो जाएगी। हाँ, इसमें तो आप सही कह रहे हो। मैं कहती हूँ तुम पेड़ काटने का काम छोड़ दो, उस काम में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। हाँ पिताजी, और भी तो बहुत से काम हैं, कुछ और करिए, पेड़ कटना जरूरी नहीं। ठीक है, जब तुम लोग इतना कह रहे हो तो मैं मना नहीं करूँगा। आज से ही गांव में खोजता हूँ, शायद कोई और काम मिल जाए। ये कहकर रमेश काम की तलाश में घर से निकल गया। दूसरी ओर जिन डाकुओं का गुप्तधन रमेश और उसके साथियों ने जंगल से खोज निकाला था, वह दोबारा जंगल में वापस आ गए। इस बार वे और भी ज्यादा धन दौलत लेकर आए थे। इस बार हमने बहुत ज्यादा धन लाया है। इतना सारा खजाना आप इस जंगल में छुपा कर रखना ठीक नहीं है। पहले से ही काफी कुछ छुपा पड़ा है। हाँ, सही कह रहा है। इस बार सारा खजाना लेकर जंगल से भागना होगा। याद है ना कहाँ छुपाया था? हाँ, याद है। सामने जो झाड़ी है उसी के पीछे सब कुछ छुपाया। तो फिर देर किस बात की, जल्दी निकाल। अगर किसी ने हमें इस खजाने के साथ देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। डाकू झाड़ी के पीछे चला गया और छुपाया हुआ खजाना खोजने लगा, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिला। उधर मुखिया की सजा भुगतकर नवीन बहुत गरीबी और भूखमारी में जी रहा था। वह बिना खाए इधर उधर भटकता रहता। उस दिन भी दोपहर को ना जाने क्या सोचकर जंगल की इस दिशा में आ गया। उस दिन मैं उनके लिए इतना सारा खजाना ला सकता था, लेकिन रमेश और सैम ने मिलकर मुझे मुरल के हवाले कर दिया। उन्होंने मुझे सजा दिलवाकर तबाह कर दिया। अगर एक मौका मिला तो दिखा दूंगा कि ये नवीन क्या चीज है। बड़बड़ाते हुए नवीन जंगल के भीतर चला गया। इधर खजाना ना मिलने पर डाकू पागल हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि ये काम किसने किया। जब हम खजाना छुपा रहे थे तब क्या किसी ने हमें आसपास से देखा था? नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा उस समय। तो फिर ये खजाना गया कहाँ? कौन ले गया? तभी उन्होंने देखा कि नवीन जंगल में आ रहा है। दोनों डाकू दौड़कर नवीन को घेर लेते हैं। नवीन अचानक डाकुओं को देखकर डर जाता है। डाकू उसे शांत करके कहते हैं, सच सच बता, हमारा खजाना कहाँ है? अगर सच बता देगा तो तुझे छोड़ देंगे। लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं पता। बिल्कुल झूठ। अगर तूने नहीं बताया तो इसी जंगल में तुझे मारकर फेंक देंगे। तो इधर आया है, जरूर कुछ ना कुछ जानता है। कृपया मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, तो बता, कौन ले गया हमारा खजाना? जिसने लिया है मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। उसका नाम रमेश है। वो हमारा ही गांव में रहता है। तेरी बात पर हम क्यों भरोसा करें? तो खुद को बचाने के लिए झूठ भी बोल सकता है। यकीन मानो, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तुम्हारे खजाना रमेश ने ही लिया है। ये बात मैं ही नहीं, पूरे गांव को पता है। ठीक है, हम तुझे अभी छोड़ देते हैं,
लेकिन आज शाम तक गांव के किसी और आदमी को इस जंगल में हमारे पास लेकर आना होगा। अगर और भी कहे कि रमेश ने खजाना चुराया है तभी तुझे आजाद करेंगे। ठीक है, मैं शाम तक किसी को ले आऊंगा। डाकू नवीन को छोड़ देते हैं। नवीन गांव लौटकर सीधा मालती के घर जाता है। मालती कोई काम कर रही थी। जरूरी बात है बोलकर नवीन उसे बाहर ले आता है। मालती उसके इस व्यवहार से थोड़ा हैरान होती है। क्या हुआ नवीन? क्या ऐसी जरूरी बात है जो मुझे घर से बाहर ही बुला लाए? दीदी, मुझे एक काम करवाना है। अगर तुम ठीक से ये काम कर दोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसा दूंगा। बहुत पैसे? ऐसा क्या काम है, जरा सुनाओ तो। नवीन मालती के कान में धीरे धीरे सब कुछ बता देता है। पैसे की लालच में मालती उसकी बात मान जाती है। इधर पूरा दिन घूमने के बाद रमेश को कोई काम नहीं मिला। उदास मन से वह शाम को घर लौट आया। क्या हुआ जी? सुबह से निकले थे, अब लौटे हो? मत पूछो, पूरे गांव में घूम आया लेकिन एक भी काम नहीं मिला। आप कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या कह रहे हो? अगर काम नहीं मिला तो क्या होगा? खाली बैठकर तो खा नहीं सकते। सोच रहा हूँ कल से फिर से जंगल जाकर लकड़ी काटूं, और कोई रास्ता तो नहीं है। काम नहीं मिला तो और क्या करे? फिलहाल लकड़ी काट कर ही काम चलाना होगा। आगे चलकर कुछ और मिल गया तो देखा जाएगा। रात बीत गई और सुबह हो गई। सुबह होते ही एक कुल्हाड़ी लेकर रमेश लकड़ी काटने निकल पड़ा। पेड़ देखते देखते वह जंगल के काफी अंदर तक चला गया और तभी हो गया बड़ा हादसा। वही दो डाकू अचानक आकर रमेश को चारों तरफ से घेर लेते हैं। क्या सोच रखा था तूने? हमारे खजाने लेकर भाग जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देख, हमने तुझे पकड़ भी लिया। हा 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 हा। ये क्या हो रहा है? आप लोग कौन हैं और किस खजाने की बात कर रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सच सच बता, हमारा खजाना कहाँ छुपाया है? नहीं बताया तो तेरी खैर नहीं। मुझे कुछ नहीं पता। इसे बांध कर रखो। जब तक सच नहीं बोलेगा तब तक छोड़ा नहीं जाएगा। देखते हैं कब तक चुप रह सकता है। ठीक है, मैं इसे पेड़ से बांध देता हूँ। जब तक सच नहीं उगलेगा तब तक इसे नहीं छोड़ेंगे। डाकू लोग रमेश को एक बड़े पेड़ से बांध देते हैं। रमेश के पास अब कुछ भी करने का कोई रास्ता नहीं बचता। वह मन ही मन बहुत दुखी हो जाता है। इधर सुबह बीतकर दोपहर और फिर शाम हो जाती है, लेकिन रमेश घर नहीं लौटता। ये देखकर सबिता बहुत चिंतित हो जाती है। श्याम, तेरे पिताजी सुबह घर से निकले थे, अभी तक लौटे नहीं। सब कुछ ठीक है ना? मुझे नहीं पता क्या हुआ। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। पिताजी तो दोपहर में घर आके खाना खाते हैं, लेकिन आज तो वो नहीं आए। इसीलिए तो कह रही हूँ, थोड़ा जाकर देख तो सही क्या हुआ। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं जाकर देखता हूँ। ये कहकर श्याम घर से निकलता है और पूरे गांव में अपने पिता रमेश को ढूंढता है, लेकिन रमेश कहीं नहीं मिलता। उधर नवीन और मालती अपनी योजना पूरी करके डाकुओं की छावनी से लौटकर घर आ चुके हैं। देखो ना मालती दीदी, कैसे एक तरकीब से डाकुओं के हाथों से बचकर निकल आया। हाँ, तरकीब तो अच्छी थी, लेकिन रमेश को इस तरह मुसीबत में डालना क्या सही था? आखिर हम भी तो उस खजाने में हिस्सेदार थे। जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। वो खजाना मेरा था, उसने धोखा देकर खुद रख लिया। अब देखो उसे क्या सजा मिलती है।
सब ठीक है, लेकिन तुमने मुझे पैसे का लालच दिखाकर डाकुओं के पास ले गया और मुझे तो एक पैसा भी नहीं मिला। मिलेगा दीदी, मिलेगा। पहले डाकू रामेश से साचुगल वाले, फिर मैं मौका देकर पैसे ले आऊंगा, लेकिन उसे पहले एक काम करना होगा। अब फिर क्या काम? मैं अब और कुछ नहीं करने वाली। ठीक है, अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जो करना है मैं खुद कर लूंगा। मालती नवीन की बात ठीक से समझ नहीं पाई। नवीन बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। इधर श्याम पूरे गांव में रमेश को ढूंढता रहा, लेकिन कहीं नहीं मिला। थक हार कर वह घर लौटने लगा। पूरा गांव छान मारा, लेकिन पिताजी कहीं नहीं मिले। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अचानक वो कहाँ चले गए? अब मैं कहाँ जाऊँ? कैसे ढूंढूं पिताजी को? हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाओ। चलो मुखिया साहब के पास चलता हूँ, शायद वो कुछ मदद कर सके। श्याम जल्दी जल्दी मुखिया साहब के घर की ओर चला जाता है। उधर नवीन पूरे गांव में फैला देता है कि रमेश को डाकुओं ने उठा लिया और मार डाला। गांव के लोग ये सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं। अभी तक ये खबर मुखिया साहब के कान तक नहीं पहुंची थी। श्याम आकर मुखिया साहब के घर के सामने खड़ा हो जाता है। मुखिया साहब घर पर है? मुखिया साहब, बहुत बड़ी मुसीबत में आपके पास आया हूँ, कृपया बाहर आइए। अरे सैम, तू इस समय मेरे घर आया है? क्या हुआ? सब ठीक है? नहीं मुखिया साहब, कुछ भी ठीक नहीं है। बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अरे पहले ठीक से बता तो सही, हुआ क्या है? मुखिया साहब, आज सुबह पिताजी लकड़ी कटने गए थे, लेकिन अभी तक घर नहीं लौटे। मैं पूरा गांव छान मारा, लेकिन पिताजी कहीं नहीं मिले। हाय हाय, ये क्या कह रहे हैं तू? बहुत बड़ा संकट लग रहा है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हाँ मुखिया साहब, इसीलिए तो मैं ज्यादा घबरा रहा हूँ। माँ तो बहुत रो रही है, मैं अकेला कुछ कर नहीं पा रहा। चिंता मत कर सैम, मैं अभी लोगों को खोज में लगाता हूँ। तुम्हारे पिताजी जरूर मिलेंगे। तुम फिलहाल घर जाओ, अपनी माँ को संभालो, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है मुखिया साहब, मैं चलता हूँ। श्याम मुखिया की बात मानकर घर की ओर चल पड़ता है। उधर पूरे गांव में अब रमेश की मौत की खबर फैल चुकी है। रास्ते में श्याम की मुलाकात नवीन से होती है। नवीन रोते रोते उसकी ओर आता है। नवीन को इस हालत में देखकर श्याम हैरान हो जाता है। ये क्या नवीन दादा, आप इस तरह रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ? ये बात तुझसे कैसे कहूँ साहब, मेरा सीना फाटा जा रहा है। क्या हुआ मुझे बताओ, कोई मुसीबत में है क्या? नहीं साहब, मुसीबत में तू है। तेरे पिताजी को डाकू उठाकर ले गया और मार डाला। ये खबर सुनकर मैं पागल हो गया हूँ। क्या कह रहे हो दादा, मेरे पिताजी मर गए? डाकुओं ने मार डाला मेरे पिताजी को और किसी को कुछ भी पता नहीं चला। ये कैसे हो गया? है भाई, ये सच है। अब क्या कर सकता है, शायद ये तुम्हारा भाग्य में लिखा था। जाकर अपनी माँ को संभालो। ऐसा टूट जाओगे तो कैसे चलेगा? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता दादा, ये नहीं हो सकता। पिताजी हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। दुख मत हो सैम, सब ठीक हो जाएगा। तुम घर जाओ। नवीन की बात सुनकर श्याम घर चला जाता है।
नवीन अब एक शैतानी हंसी हंसता है। श्याम के जाने के बाद वह अकेले खड़ा होकर कहता है, अब रमेश को उसकी सजा मिल गई। उसने मुझे धोखा देकर खुद खजाना ले लिया था। अब देखो ये नवीन क्या क्या कर सकता है। श्याम जैसे ही घर पहुंचता है, उसकी माँ फूट फूट कर रो पड़ती है। वह पहले ही रमेश की मौत की खबर सुन चुकी थी। श्याम को देखकर वह खुद को रोक नहीं पाती। श्याम भी माँ के साथ रोने लगता है। ये क्या हो गया श्याम, तेरे पिताजी इस तरह हमें छोड़कर चले गए। अब हम कहाँ जाएंगे, कैसे जिएंगे? क्या करे माँ, ये हमारे भाग्य की बात है। डाकुओं ने पिताजी को मार डाला और किसी को खबर तक नहीं लगी। कोई मदद के लिए आगे भी नहीं आया। कब डाकू उन्हें उठाकर ले गए ये भी मैं नहीं जान पाई। सब कुछ एकदम बदल गया श्याम। शांत हो जाओ माँ, सब ठीक हो जाएगा। हमें अब मजबूत बनना होगा। इस तरह टूटकर जी नहीं पाएंगे। चलो घर के अंदर चलो। श्याम अपनी माँ को लेकर घर के अंदर चला जाता है। अगले दिन सुबह पूरा गांव शोक में डूबा रहता है। सब लोग मुखिया साहब के घर जमा हो जाते हैं। मुखिया का चेहरा भी गमगीन हो चुका था। उसी समय गीतेश मुखिया से कहता है, मुखिया साहब, ऐसा एक हादसा हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। इसके पीछे कोई और बड़ा कारण नहीं है क्या? डाकुओं को रमेश दादा का पता कैसे चला और उन्होंने उन्हें क्यों मार डाला? बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही तुमने गीतेश। मेरे भी दिमाग में यही बात आई। जरूर किसी ने उन डाकुओं को रमेश के बारे में बताया है और उसी वजह से उन्होंने रमेश को उठाकर मार डाला। हमें उस आदमी को ढूंढना होगा जिसने इतने अच्छे इंसान का अंत कर दिया। आज से गांव के हर एक इंसान पर नजर रखना शुरू करो। अगर किसी पर शक हो तो तुरंत मेरे पास आकर बताओ। ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूँ गीतेश। हम इस अपराधियों को उसके अपराध के सजा जरूर देंगे। उसी दिन से गीतेश गांव के हर व्यक्ति पर नजर रखना शुरू कर देता है। उधर शोक में डूबे श्याम और उसकी माँ मुखिया से मिलने उनके घर जाते हैं। चिंता मत करो श्याम, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी हर प्रकार से मदद करने के लिए पूरा गांव तैयार है। कल इसी समय पिताजी जिंदा थे और आज ये क्या हो गया मुखिया साहब? हम उस हत्यारे और अपराधियों को सजा दिलाकर ही रहेंगे। उसी दिन शाम को जब गीतेश मालती के घर के पास से गुजरा तो उसके व्यवहार से उसे थोड़ा शक होता है। इसीलिए शाम को उसे मुखिया के घर बुलाया जाता है। मुखिया और गीतेश मालती से पूछताछ शुरू करते हैं। अच्छा होगा तू सब कुछ सच सच बता दे मालती, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। विश्वास कीजिए मुखिया साहब, मुझे कुछ भी नहीं पता। आप लोग बेवजह मुझ पर शक कर रहे हैं। मैं तुम्हें ऐसे ही मुखिया साहब के पास नहीं लाया हूँ। मेरा मन कहता है कि तुम बहुत कुछ जानती हो, लेकिन सब कुछ हमसे छुपा रही हो। मैं कुछ नहीं जानती, कुछ भी नहीं छुपा रही। आप लोग मुझे फंसाना चाहते हैं। गीतेश, ये इतनी आसानी से सच नहीं बोलेगी। इसे 100 कोड़े मारने का इंतजाम करो। देखो कब तक सच छुपा कर रखती है। नहीं मुखिया साहब, मुझे मत मारिएगा। मैं बता रही हूँ, मैं सब कुछ सच सच बता रही हूँ। दरअसल मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया है वो सब नवीन ने किया। जैसे उसने मुझे कहा मैंने वैसा ही उन डाकुओं से कहा। सब कुछ साफ साफ बता। इसमें नवीन कहाँ से आ गया? क्या नवीन भी इसमें शामिल है? हाँ,
सब कुछ नवीन ने ही किया। डाकुओं को उनका छुपा हुआ खजाना नहीं मिला। तब नवीन ने जाकर उनसे कहा कि वो सब खजाना रमेश ले गया है। फिर जब रमेश लकड़ी काटने गया था तब डाकुओं ने उसे पकड़ लिया। मतलब रमेश मरा नहीं है, वो अभी भी डाकुओं की कैद में है। हाँ, मैं ये जानने डाकुओं के पास गई थी कि नवीन सच बोल रहा है या झूठ। बस यही मेरी गलती थी, बाकी सब कुछ नवीन और डाकुओं ने किया है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम्हें ये सब गांव वालों से छुपाया। गितेश, तुरंत जाकर नवीन को ले आओ। जो करना है जल्दी करना होगा, नहीं तो कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। मुखिया की बात सुनकर गीतेश जाकर नवीन को मुखिया के घर लाता है। साथ में श्याम भी आता है। सब नवीन को लेकर बैठे हैं। सबसे पहले श्याम को बताता हूँ, तुम्हें अब और दुख सहन करना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे पिताजी मरे नहीं है। ये सब नवीन की बनाई हुई कहानी है। मुझे पता था मेरे पिताजी ऐसे हमें छोड़कर जा ही नहीं सकते। देखा आपने, मेरी बात सही निकली। लेकिन कैसे मुखिया साहब, वो अभी भी डाकुओं की कैद में है। और इन सब चीजों का जिम्मेदार है ये नवीन। इसी ने डाकुओं को रमेश का नाम बताया था। अब हमें इसी नवीन की मदद से हमारी समस्या का हाल निकालना होगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छी योजना है। लेकिन अगर नवीन डाकुओं को सच्चाई बता दे तो? मेरे दिमाग में एक उपाय आया है। नवीन डाकुओं को कहेगा कि रमेश जो खजाना लिया था वो अब मेरे घर में रखा है और आज रात मैं घर पर नहीं हूँ। ये सुनकर डाकुओं ने मेरे घर से खजाना लेने आएंगे और तब हम सब मिलकर उन्हें पकड़ लेंगे। नहीं मुराल साहब, मैंने अपनी गलती मान ली है। दरअसल मैंने रमेश से बदला लेने के लिए ये सब किया। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मैं आप लोगों के कहे अनुसार ही मैं काम करूंगा। नवीन को डाकुओं के पास भेजा गया। नवीन की बात सुनकर डाकू हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत मुखिया के घर की ओर रुख किया। अगर तेरी बात गलत निकली तो तुझे भी रमेश की तरह कैद कर देंगे। मैं जो कह रहा हूँ वो पूरी तरह सच है। मोरल के घर में ही खजाना मिल जाएगा और ऊपर से आज वो घर पर नहीं है। जल्दी चलो, मुखिया के आने से पहले खजाने को चुपचाप निकलकर ले जाना होगा। नवीन डाकुओं को लेकर मुखिया के घर पहुंचता है। डाकू खाली घर देखकर जल्दी अंदर घुस जाते हैं। नवीन बाहर खड़ा रहता है। इन डाकुओं ने हमारे गांव के आदमियों को कैद किया। उन्हें बहुत बड़ा अपराध किया है और इनसे भी बड़ा अपराध किया है इस नवीन और मलती ने। इन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नहीं मुराल साहब, ऐसा मत कीजिए। मैंने गलती की है, मान रहा हूँ। इस बार के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए साहब। मुझे माफ कर दीजिए मदन साहब। इन डाकुओं को कैद करके रखा जाए और नवीन और मालती को जमीन संपत्ति छीनकर उन्हें हमेशा के लिए गांव से निकाल दिया जाए। मुखिया की बात मानकर नवीन और मालती को गांव से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। तभी रमेश गांव वालों से कहता है, सबके लिए एक खुशखबरी है। पिछली बार की तरह इस बार भी हमें बहुत सारा खजाना मिल रही है। क्या इस बार भी? लेकिन कैसे? क्यों नहीं, इस बार डाकू अपने खजाना लेकर इस जंगल में आए हैं। वो सब वही रखा है, बस लोगों को भेज कर ले आओ। सच में रमेश, तुम्हारे जैसा बड़ा दिल वाला इंसान कोई नहीं होता। तुम अपने नहीं, हमेशा पूरे गांव के सोचते हो।
तुम्हारे जैसे लोग अगर गांव में रहे तो हम सब सुख से रह सकते हैं।